आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, बायोलॉजी का टिश्यूज। ध्यान रखें, ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इस वीडियो में हम टिश्यू को डिफाइन करेंगे, एग्जैक्टली ये टिश्यू है क्या ये देखेंगे, और साथ ही साथ इस पूरे चैप्टर में हम टिश्यूज के बारे में क्या क्या चीजें जानने वाले हैं इसके बारे में हम देखेंगे। ओके, तो चलिए कंसीडर करते हैं एक ऑर्गेनिज्म एमीबा, जो कि एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म मतलब एक ही सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म। ये पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म है, एक लिविंग बीइंग है। तो इसे लिविंग बीइंग होने के लिए जो बेसिक लाइफ प्रोसेसेस है वो तो इसे परफॉर्म करना होगा। बेसिक लाइफ प्रोसेसेस जैसे कि रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रेशन, लोकोमोशन, इस तरह की चीजें। अब रेस्पिरेशन ये सिंगल सेल कैसे परफॉर्म करता है? डिफ्यूजन से ये इसे परफॉर्म करता है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन से बाहर निकलता है और ऑक्सीजन डिफ्यूजन के प्रोसेस से अंदर आता है। डाइजेशन किस प्रोसेस से ये करता है? एंडोसाइटोसिस से ये खाना अपने अंदर, फूड अपने अंदर इनटेक करता है, उसे डाइजेस्ट करता है, इसमें बहुत सारे एंजाइम्स होता है और फिर इसे बाहर निकाल देता है एक्सोसाइटोसिस से। तो वो जो बाहर निकालने वाला प्रोसेस है, एक्सोसाइटोसिस है, वो उसके एक्सक्रेशन में आ जाता है। और लोकोमोशन, ये सिंगल सेल है फिर भी ये मूव कर सकता है। ये तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, जो कि बहुत ही सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर होता है, एक सिंगल सेल से बना हुआ होता है। लेकिन अगर हम एक मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म को कंसीडर करें तो ये जो लाइफ प्रोसेसेस है, जैसे कि रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ये सारे लाइफ प्रोसेसेस ये मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म भी करता है। लेकिन इसमें बहुत सारे सेल्स हैं। एक मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में बिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। तो इतने सारे सेल अगर हर चीज को परफॉर्म करें तो इसमें परफेक्शन नहीं आएगा। तो सारे सेल्स हर काम को नहीं करता है, बल्कि एक एक काम के लिए बॉडी में एक एक सिस्टम डेवलप किया है। जैसे कि रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक पार्ट होता है लंग्स। डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है स्टमक। उसी तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। और एक्सक्रेशन परफॉर्म करने के लिए हमारे पास एक सिस्टम होता है जिसका एक पार्ट होता है किडनी। किडनी ब्लड से जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसे कलेक्ट करता है और यूरिन में कन्वर्ट करता है। लोकोमोशन के लिए हमारे पास लिम्स है, 2 पैर है, और काम करने के लिए 2 हाथ है। इस तरह से आप ये पाएंगे एक नॉर्मल एनिमल में ये सारे लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म करने के लिए अलग अलग सिस्टम है, और हर एक सिस्टम अपने अपने काम में एक्सपर्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कंसीडर करें स्टमक को, तो स्टमक खाना, फूड को हजम करने में, डाइजेस्ट करने में बहुत हेल्पफुल होता है। अब आप देखें स्टमक के अगर इंटरनल लाइनिंग को देखें, अंदर वाले लाइनिंग को देखें, अंदर वाले पार्ट को देखें, तो आपको एक ही तरह का बहुत सारे सेल्स दिखेंगे। जैसे कि ये एक सेल हो गया, ये एक सेल हो गया, ये एक सेल हो गया, ये एक सेल हो गया। ये सारे सिमिलर सेल्स एक साथ स्टैक्ड अप होता है। यहां पर एक साथ देखें बंच बनाया हुआ है, ग्रुप बनाया हुआ है, सिमिलर सेल, सिमिलर काम करने वाले सेल्स। यहां पर ये जो सेल का बंच आपको दिख रहा है ये एपिथेलियल टिश्यू है। इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। अब अगर स्टमक के थोड़े बाहर वाले हिस्से को देखें तो आप वहां पर इस तरह के मसल सेल्स का ग्रुप पाएंगे। ये सारे मसल सेल्स है, ये एक मसल सेल है, उसी तरह से ये एक मसल सेल है, ये एक मसल सेल है। इस तरह से मसल सेल्स जो है एक साथ ग्रुप बनाया हुआ एक यहां पर बंच बनाता है। इसे हम स्मूथ मसल टिश्यू कहते हैं। तो यहां से आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ये टिश्यू जो है, ये टिश्यू क्या है। दोनों ही केस में, इस केस में और इस केस में आप देखें एक ही तरह का सेल्स, एक ही तरह का काम करने वाला सेल्स एक साथ एक ग्रुप बनाया हुआ है। उसी ग्रुप को हम टिश्यू कहते हैं। टिश्यू को हम कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं, अ ग्रुप ऑफ सेल्स, बहुत सारे सेल्स मिला के एक ग्रुप, अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, जिनका स्ट्रक्चर की सिमिलर हो, एक ही तरह का स्ट्रक्चर हो, एंड ऑब्लिक में और भी है। इस और के बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे, अभी फिलहाल एंड लेकर चलते हैं। A group of cells that are similar in structure and work together to achieve a particular function. एक साथ वो काम करता है ताकि एक पर्टिकुलर फंक्शन, एक पर्टिकुलर काम परफॉर्म किया जाए। और ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स है, इस ग्रुप ऑफ सेल्स को ही टिश्यू कहा जाता है। तो ये एक तरह का टिश्यू हो गया, ये एक दूसरे तरह का टिश्यू हो गया। सिमिलरली बॉडी के और भी अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग तरह के टिश्यूज हमें मिलते हैं। जैसे कि लंग्स के अंदर बहुत तरह के टिश्यूज हमें मिलते हैं, किडनी में भी बहुत तरह के टिश्यूज हैं। इस तरह से तरह तरह के टिश्यूज हमारे बॉडी में है। लेकिन टिश्यूज को हम ब्रॉडली 4 कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं, कुछ ऐसे: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्क्यूलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। ये एपिथेलियल टिश्यू जो है ये वहां पर एग्जिस्ट करता है जहां पर कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ बॉडी का कॉन्टैक्ट होता है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल है, जैसे स्किन में हमें एपिथेलियल टिश्यू मिलता है। नाक के अंदर हमें एपिथेलियल टिश्यू मिलता है। क्यों? क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो वो हवा नाक से होते हुए लंग्स तक पहुंचता है, और इस हिस्से में भी, गले के इस हिस्से में भी हमें एपिथेलियल टिश्यू मिलता है क्योंकि वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में रहता है। सिमिलरली मुंह के अंदर भी जो लाइनिंग है यहां पर भी एपिथेलियल टिश्यू रहता है। सिमिलरली स्टमक में भी रहता है, इंटेस्टाइन में भी रहता है। तो जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ कांटेक्ट में है, जो भी पार्ट, उसके आउटर जो रीजन है वहां पर एपिथेलियल टिश्यू होता है। वैसे हम इन सब के बारे में आगे के वीडियोस में डिटेल्स में बात करेंगे। अभी कनेक्टिव टिश्यू क्या है? कनेक्टिव टिश्यू जैसे कि हड्डी हो गया, जैसे कि टेंडन, लिगामेंट, ये सारे कनेक्टिव टिश्यूज हैं। ब्लड को भी कनेक्टिव टिश्यू के कैटेगरी में ही रखा जाता है। मस्कुलर टिश्यू, एज यू नो, मसल
जिस टिश्यू से बना हुआ है उसे मस्क्यूलर टिश्यू कहा जाता है। जो मस्क्यूलर सेल्स हैं, बहुत सारे मस्क्यूलर सेल्स एक साथ एक ग्रुप बना के मस्क्यूलर टिश्यू बनाता है। नाउ कम्स नर्वस टिश्यू। नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि ये नर्व से रिलेटेड है, न्यूरॉन से रिलेटेड है। अब न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन एक जगह से दूसरे जगह में, बॉडी के एक जगह से दूसरे जगह में सिग्नल को ट्रांसफर करता है या सिग्नल को कैरी करता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपके हाथ को उठाना है आपको, तो फिर ब्रेन से एक सिग्नल जनरेट होगा जो कि न्यूरॉन के थ्रू उस जगह तक पहुंचेगा और वहां पर मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड होगा और कहीं पर मसल एलोंगेटेड होगा या फिर कहीं रिलैक्स्ड होगा, जिससे कि आपका हाथ मूव करता है। तो बहुत सारे न्यूरॉन्स मिलके जो सिस्टम बनाता है उसे नर्वस टिश्यू कहा जाता है। ब्रेन में हमें नर्वस टिश्यू मिलता है। तो ये तो हम एनिमल्स की बात कर रहे थे, लेकिन व्हाट अबाउट प्लांट्स? क्या प्लांट्स में भी एनिमल्स की तरह ही उसी टाइप का टिश्यूज मिलता है? इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले हमें यह देखना होगा क्या एनिमल्स और प्लांट्स बिल्कुल सेम लाइफस्टाइल फॉलो करता है? ये एक प्लांट है और ये एक एनिमल है। इन दोनों में क्या कोई डिफरेंस है? बिल्कुल बहुत सारे डिफरेंस है, बहुत सारे डिफरेंस है। चलिए, नंबर 1, प्लांट्स आर स्टेशनरी और फिक्स्ड। एक ही जगह पे प्लांट्स रुका हुआ होता है, स्टेशनरी होता है, और वो अपराइट भी होता है, बिल्कुल सीधा खड़ा होता है। चूंकि ये बिल्कुल सीधा एक ही जगह पर खड़ा होता है तो इसे बहुत सारे सपोर्टिव टिश्यू चाहिए होता है जो इसे सपोर्ट दे सके, सिर्फ सपोर्ट दे सके। अब वो टिश्यूज जो कि इसे सपोर्ट देगा, उसे लिविंग टिश्यू होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इसे तो रुके रहना है, इसे तो चलना फिरना है नहीं, इसे सिर्फ सपोर्ट चाहिए। इसीलिए मोस्ट ऑफ द सपोर्टिव टिश्यूज वो डेड सेल से बना हुआ होता है। जबकि अगर एनिमल्स को आप कंसीडर करें, एनिमल की अगर हम बात करें, तो एनिमल्स इधर उधर मूव करता है। जैसे ये कुत्ता हमेशा एक जगह पे होगा? नहीं होगा। ये कभी इधर भागेगा, कभी उधर भागेगा, कभी खाने के लिए भागेगा, कभी शेल्टर के लिए भागेगा, कभी मेट के लिए भागेगा। तो ये मूव करता है, एनिमल्स मूव करता है, जिसके कारण कि ये ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है इन कंपैरिजन टू अ प्लांट, और साथ ही साथ इसमें ज्यादातर टिश्यूज जो है वो लिविंग टिश्यूज होते हैं, क्योंकि इसे मूव करना होता है, बॉडी का हर पार्ट हमेशा एक्टिव रखना पड़ता है। ये तो पहला डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट अगर आप देखें इन दोनों का ग्रोथ जो है, प्लांट का ग्रोथ और एनिमल का ग्रोथ, इसमें भी डिफरेंस है। वैसे इसके बारे में कुछ खास नॉलेज अभी तक शायद आपको नहीं होगा, जो कि आगे के वीडियोस में जाके क्लियर होगा। प्लांट में ग्रोथ सर्टेन जगह पे, सर्टेन रीजन में लिमिटेड होता है। देयर आर सम टिश्यूज, कुछ ऐसे टिश्यूज हैं जो कि सर्टेन रीजन में लोकलाइज्ड होता है, वो डिवाइड करता है थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्लांट, हमेशा डिवाइड करता है और ग्रो करता है। लेकिन बहुत सारे सेल्स प्लांट में ऐसे होते हैं जो कि डिवाइड नहीं करता है, तो वो ग्रो भी नहीं करता है। लेकिन सेल ग्रोथ अगर एनिमल्स में देखें तो ये बहुत ज्यादा यूनिफॉर्म होता है। एनिमल्स में बॉडी के हर पार्ट में सेल डिवीजन चलते रहता है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट डिफरेंस पे। इन दोनों का जो लाइफ स्टाइल है वो बिल्कुल अलग है। इनका फीडिंग मेथड, खासकर जिस तरह से ये फीड करता है खुद को, ये फीडिंग मेथड बिल्कुल डिफरेंट होता है। एक प्लांट किस तरह से खाना बनाता है? फोटोसिंथेसिस से, सनलाइट को ये अब्सॉर्ब करता है, सनलाइट से इसे एनर्जी मिलता है, और साथ ही साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करता है, और फिर पानी, यहां से ये H2O पानी को अब्सॉर्ब करता है जमीन से, और ये खाना पकाता है, फिर ऑक्सीजन को ये एटमॉस्फेयर में छोड़ देता है। तो ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ये खाना पकाता है। जबकि अगर एनिमल्स को देखें तो एनिमल्स डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो प्लांट के बनाए गए फूड पे ही डिपेंडेंट होता है। यहां पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्यों कहा गया? क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स हैं जो डायरेक्टली प्लांट को ही खाता है, पेड़ पौधे खाते हैं, जैसे कि हिरन हो गया। और इनडायरेक्टली का मतलब क्या है? कि जब कोई एनिमल उस एनिमल को खाता हो जो कि प्लांट पे डिपेंडेंट है, जैसे कि एक शेर हिरन को खाता है, तो यहां पर हिरन प्लांट पे डिपेंडेंट है और शेर हिरन पे डिपेंडेंट है, तो शेर भी इनडायरेक्टली खाने के लिए प्लांट पे ही डिपेंडेंट है। अब आते हैं एक और डिफरेंस पे। प्लांट्स आर अडेप्टेड फॉर अ सेडेंटरी एग्जिस्टेंस, मतलब आप कह सकते हैं एक ही जगह पे अलग थलग पड़ा हुआ ये सर्वाइव कर सकता है। लेकिन एनिमल्स आर अडेप्टेड फॉर एक्टिव लोकोमोशन, एनिमल्स को मूव करना पड़ता है। तो ये सारे जो बेसिक डिफरेंसेस है, तो यहां से आप समझ सकते हैं कि जो एनिमल्स के लिए टिश्यूज होते हैं बॉडी में, वो टिश्यूज प्लांट्स में नहीं होंगे। प्लांट्स का रिक्वायरमेंट बिल्कुल अलग है। तो ये जो प्लांट्स है, इनके टिश्यूज को हम ब्रॉडली दो कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं। एक तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो कि डिवाइड करता है और ग्रो करता है, और दूसरा परमानेंट टिश्यू जो कि डिवाइड नहीं करता है, ग्रो नहीं करता है। इस परमानेंट टिश्यू को भी दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है, एक तो सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है, ये एक ही तरह के सेल से बना हुआ होता है, बिल्कुल एक ही तरह के सेल्स, बहुत सारे सेल्स मिलके एक सिंपल परमानेंट टिश्यू बनाता है। जबकि अगर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को देखा जाए तो बहुत सारे अलग अलग सेल्स मिलके एक सिस्टम बनाता है या एक टिश्यू बनाता है। That's why हमने जब डिफाइन किया था इसे, यहां पर हमने कहा था कि अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, एंड के बाद ऑब्लिक लगा के और है, मतलब सिमिलर इन स्ट्रक्चर और वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन। अब यहां पर अगर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को देखें तो ये स्ट्रक्चर में सिमिलर नहीं है।
अलग अलग तरह का सेल मिलके एक टिश्यू बना रहा है, तो इसे हम टिश्यू क्यों कहेंगे? अलग अलग सेल मिला के जो ये टिश्यू बना, इसे टिश्यू हम क्यों कहेंगे? क्योंकि दोज सेल्स वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन। तो ये भी टिश्यू हो गया, भले ही एक ही तरह का सेल्स मिला के ये ना बना हो, अलग अलग तरह के सेल्स से बना हुआ हो, तो भी हम इसे टिश्यू कहेंगे, क्योंकि ये सारे सेल्स मिलके एक साथ काम करते हुए एक पर्टिकुलर फंक्शन, एक पर्टिकुलर काम को अचीव कर सकता है। तो ये तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन था टिश्यू के बारे में। अब आगे हम प्लांट टिश्यूज पे बात करेंगे, फिर हम एनिमल टिश्यूज पे। आज के इस वीडियो में हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पे बात करेंगे, जो कि एक तरह का प्लांट टिश्यू है। ये बायोलॉजी स्टैंडर्ड 9 के बायोलॉजी का चैप्टर टिश्यू का टॉपिक है। ओके, तो लास्ट वीडियो में जहां हमने टिश्यूज के बारे में, बेसिक इंट्रोडक्टरी वीडियो में जहां पर टिश्यूज के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, बेसिक चीजों पे जहां पर हमने बात किया था, तो वहां पर हमने क्या देखा था कि एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो है, जैसे कि आप, मैं, एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह के लाइफ प्रोसेसेस, जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, एक्सक्रेशन हो गया, लोकोमोशन हो गया, इस तरह का जो अलग अलग लाइफ प्रोसेसेस है, इन्हें करने के लिए अलग अलग ऑर्गन सिस्टम होता है, या अलग अलग आप कह सकते हैं सिस्टम होता है। जैसे कि रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक पार्ट है। डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे कि स्टमक डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है। और ये जो अलग अलग ऑर्गन्स है, ये स्पेसिफिक काम करता है, और हर एक ऑर्गन में एक एक तरह के काम को करने के लिए एक एक तरह का सेल होता है। जैसे कि स्टमक के अंदर हमें अलग अलग तरह का सेल मिलता है, और एक ही तरह के सेल्स एक जगह पे ग्रुप बनाया हुआ रहता है। इन ग्रुप्स को, जैसे कि ये एक तरह का सेल का ग्रुप हो गया, ये एक दूसरे तरह का सेल का ग्रुप हो गया, इन ग्रुप्स को कहा जाता है टिश्यूज। सो अ ग्रुप ऑफ सेल्स, ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था, ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड ऑब्लिक में और वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म्स अ टिश्यू। मतलब इन ग्रुप ऑफ सेल्स को टिश्यू कहा जाता है। वैसे ये एपिथेलियल टिश्यू है, और ये जो है ये स्मूथ मसल टिश्यू है। तो ये तो हम देख रहे हैं कि एनिमल्स के अंदर, एनिमल्स में किस तरह का टिश्यू होता है। वैसे प्लांट्स में भी टिश्यू होता है, लेकिन एक प्लांट और एक एनिमल में बहुत सारे बेसिक डिफरेंसेस हैं, जिनके कारण कि एनिमल्स में जिस तरह का टिश्यू होता है, प्लांट्स में उस तरह का टिश्यूज नहीं होता है, क्योंकि उनका बेसिक रिक्वायरमेंट्स ही अलग होता है। प्लांट्स में जिस तरह का टिश्यूज होता है, उन टिश्यूज को हम ब्रॉडली दो कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं। एक तो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरा है परमानेंट टिश्यू। आज का ये वीडियो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पे है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है क्या? वैसा टिश्यू जो कि अनडिफरेंशिएटेड सेल्स से बना हुआ है और जो डिवाइड कर सकता है। अब आप पूछेंगे ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स क्या है? देखिए, अलग अलग तरह का ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरह के, बहुत तरह के सेल्स से बना हुआ होता है। अगर आप खुद को ही देखें तो आपके आंखों में अलग अलग तरह का सेल होगा, आपके ब्रेन के अंदर और भी अलग तरह के सेल्स होंगे, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अलग अलग ऑर्गन्स में, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अलग अलग ऑर्गन्स में, एक्सक्रेटरी सिस्टम के अलग अलग ऑर्गन्स में अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं। और वो सारे सेल्स जो है एक ही बेसिक सेल से बना हुआ है। तो हम कह सकते हैं वो जो बेसिक सेल है, वो बेसिक सेल ये इवॉल्व करता है अलग अलग तरह के सेल्स में। तो ये जो इवोल्यूशन है, सेल का जो इवोल्यूशन है, इस इवोल्यूशन को सेल डिफरेंशिएशन कहा जाता है। अनडिफरेंशिएटेड सेल्स मतलब बहुत ही बेसिक सा सेल जो कि आगे चल के इवॉल्व करेगा और डिफरेंशिएटेड सेल्स में कन्वर्ट होगा। जैसे कि प्लांट के ही केस में देख ले, प्लांट में भी बहुत अलग अलग तरह का सेल्स होता है। प्लांट के फ्लावर के अगर पेटल्स को देखे, पंखुड़ियों को देखे, तो वहां पर एक तरह का सेल होगा, और जो लीव्स है, पत्तों में अलग अलग तरह का सेल्स होगा। तो ये जो सेल्स है, पंखुड़ियों का सेल और लीव्स का सेल, ये सारे इवॉल्व कर चुके हैं और ये सारे डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं। लेकिन जिस सेल से ये इवॉल्व हुआ है, जो बेसिक सा सेल है, वो सेल अनडिफरेंशिएटेड सेल है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो अनडिफरेंशिएटेड सेल से बना हुआ है, और वो डिवाइड कर सकता है, और डिवाइड करने के बाद वो इवॉल्व करता है, और वो इवॉल्व करके परमानेंट सेल से परमानेंट टिश्यू बनाता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। ये है रोज मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ये सारे सेल्स अनडिफरेंशिएटेड है और एक ही तरह का सेल है। आपको वैसा दिख सकता है कि यहां पर ये जो सेल है, इसके साथ तो मैच कर रहा है, इसके साथ भी मैच कर रहा है, इसके साथ भी मैच कर रहा है, इसके साथ भी मैच कर रहा है, लेकिन यहां पर क्या है, एक दूसरे तरह का सेल दिख रहा है, यहां पर भी एक और तरह का सेल दिख रहा है। वैसी बात नहीं है। वैसे यहां पर इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे आपको जो सेल दिख रहा है, सेल तो वही है, लेकिन इसका डिवीजन चल रहा है, सेल डिवीजन चल रहा है, इसीलिए इसका जो अपीयरेंस है वो अपीयरेंस अलग है। तो हमने क्या देखा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है अनडिफरेंशिएटेड सेल से बना हुआ है, जो कि डिवाइड कर सकता है, और आगे चल के यही अनडिफरेंशिएटेड सेल्स डिफरेंशिएटेड सेल्स में कन्वर्ट होता है और वो परमानेंट टिश्यू बनाता है। अब ये जो परमानेंट टिश्यू है, ये परमानेंट टिश्यू ऑब्वियसली, जैसे कि हम बात कर रहे थे, डिफरेंशिएटेड सेल्स से बना हुआ है, और ये जो सेल्स है परमानेंट टिश्यू जिन सेल्स से बना हुआ है, वो सारे सेल्स कैन नॉट डिवाइड।
अब अगर इस रोज प्लांट का एग्जांपल ले तो यहां पर रोज फ्लावर का जो पेटल्स है इसमें हमें एक तरह का सेल्स मिलता है जो कि ऑब्वियसली डिफरेंशिएटेड सेल्स है, ऑलरेडी इवॉल्व हो चुका है। कहां से इवॉल्व हुआ है? मेरिस्टेमेटिक सेल से इवॉल्व हुआ है। और पत्तों में अलग तरह का सेल्स है, ये भी इवॉल्व हुआ है, ये भी डिफरेंशिएटेड सेल है और ये भी मेरिस्टेमेटिक सेल से ही इवॉल्व हुआ है। अब ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल है, क्या ये प्लांट के हर हिस्से में रहता है? क्योंकि हर हिस्से को तो ग्रो करना होता है और परमानेंट टिश्यू तो ग्रो नहीं कर पाएगा क्योंकि ये डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो कि डिवाइड कर सकता है और डिवीजन के कारण ये ग्रो कर सकता है, तो क्या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इस प्लांट के हर एक पार्ट में होगा? इसे समझने से पहले हमें एक छोटा सा एक्टिविटी करना होगा जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। बहुत ही बेहतरीन एक्टिविटी है। 2 गिलास ले, इसमें पानी भर दे। अब एक प्याज ले, अनियन, ध्यान रखें उसमें रूट होना चाहिए, ये रूट है, रूट होना चाहिए। अब इस अनियन को एक गिलास में डुबो दे, इस तरह से डुबो दे कि ये जो रूट है कम से कम ये पानी में रहे। अब दूसरा एक अनियन ले, इसमें भी वैसे ही रूट है, लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, इसके रूट को कैंची से काट देंगे। तो हमने रूट को कैंची से काट दिया, टॉप को, रूट का जो टिप है उसे कैंची से काट दिया। अब हमने इस अनियन को भी हमने दूसरे गिलास में, पानी से भरा हुआ गिलास में रख दिया। इंटरेस्टिंगली 4-5 दिनों में आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज दिखेगा कि जिसके टिप को हमने काट दिया, जिस रूट के टिप को हमने काट दिया, वो रूट ग्रो नहीं करेगा और जिसके टिप को हमने नहीं काटा है, इंटैक्ट छोड़ा है, उसका टिप लंबा हो जाएगा, वो ग्रो करेगा। तो ये ग्रो कर रहा है, ये वाला रूट ग्रो कर रहा है और ये वाला रूट जिसके की टिप को हमने काट दिया वो ग्रो नहीं कर रहा है। तो यहां से आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्रोथ कहां पर हो रहा है, रूट में ग्रोथ किसके कारण हो रहा है। हमने इससे पहले बात किया है ना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड कर सकता है और आगे चल के वो इवॉल्व करके परमानेंट टिश्यू बन सकता है, लेकिन परमानेंट टिश्यू डिवाइड नहीं कर सकता है, मतलब डिवीजन के थ्रू वो ग्रो नहीं कर सकता है। इसका मतलब जो टिप हमने यहां से काट दिया, उस टिप में कुछ था जो कि ग्रो कर सकता था, इसीलिए टिप कटने के बाद ये ग्रो नहीं करता। रूट टिप में होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेकिन रूट के बाकी हिस्से में, इस हिस्से में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं। तो जैसे ही रूट का टिप को हमने काट दिया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू चला गया और इसीलिए सेल डिवीजन बंद हो गया और रूट का ग्रोथ बंद हो गया। तो वापस से इसी सवाल में आते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट के किस हिस्से में होता है? क्या सिर्फ ये रूट के टिप में होता है? क्या प्लांट का सिर्फ रूट ही ग्रो करता है? नहीं, पूरा का पूरा प्लांट ग्रो करता है। लंबाई में ये ऊपर की तरफ ग्रो करता है, चौड़ाई में भी ये ग्रो करता है। दरअसल एक प्लांट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इसके टिप में होता है, स्टेम के टिप में होता है क्योंकि इसे लंबा होना है, और रूट के टिप में होता है, रूट के बिल्कुल अंतिम हिस्से में होता है। क्यों? क्योंकि रूट को भी ग्रो करना है नीचे की तरफ और प्लांट को ऊपर की तरफ, स्टेम को ऊपर की तरफ। साथ ही साथ इस प्लांट को चौड़ा भी तो होना है, इसीलिए स्टेम के आउटर रीजन में, बाहर वाले हिस्से में भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। और कुछ प्लांट्स नोड्स के आसपास, ये एक नोड है जहां से पत्ता निकला है, यही आगे चल के ब्रांच भी बन जाएगा। नोड के आसपास एक और तरह का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मिलता है, लेकिन ये हर तरह के प्लांट में नहीं मिलता है, खासकर घास में मिलता है और कुछ प्लांट्स में मिलता है। तो इस तरह से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है इसे 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है। एक तो होता है एपिकल मेरिस्टेम जो कि स्टेम के टॉप में दिखता है और रूट टिप्स में दिखता है, तो ये दोनों एपिकल मेरिस्टेम हो गया। फिर है लैटरल मेरिस्टेम। लैटरल मेरिस्टेम स्टेम के बाहर वाले हिस्से में दिखता है जिसके कारण कि स्टेम चौड़ाई में ग्रो कर सकता है, तो ये हो गया लैटरल मेरिस्टेम। और ये जो बीच वाले हिस्से में, स्टेम के बीचों बीच कहीं कहीं पर जिस तरह का होता है जो कि हर तरह के प्लांट में होता है, इस तरह के प्लांट होता है और घास में होता है, इस तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहा जाता है। दिस इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इसलिए आप देखेंगे कि नॉर्मल प्लांट्स होता है, उस प्लांट के होता है, उसके टिप को अगर आप काट दें तो वो प्लांट मर जाता है, लेकिन घास हम काटते काटते, ट्रिम करते करते थक जाते हैं, घास फिर उग जाता है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल प्लांट्स में ये बीच वाला इंटरकैलरी मेरिस्टेम नहीं होता है, सिर्फ एपिकल मेरिस्टेम होता है जिसके कारण ये ऊपर की तरफ ग्रो करता है, लेकिन घास में इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है जिसके कारण अगर टिप कट भी जाए तो भी घास ग्रो करता है। ये तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का 3 पार्ट होता है, लैटरल और इंटरकैलरी। अब ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिस सेल से बना हुआ है, जिसकी मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहा जाता है, इसकी प्रॉपर्टीज, लेकिन प्रॉपर्टीज को देखने से पहले चलिए एक रूट टिप जो है उसका माइक्रोस्कोपिक, ये एक रूट का टिप है, ये इसका टिप है। तो रूट टिप जो है उसके इस हिस्से में, ये वाला जो हिस्सा है, इस हिस्से में आपको दिख रहा जो सेल्स है ये एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल है, ये सारे मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं। और ये जो रूट का बाहर वाला हिस्सा है ये इसे रूट कैप कहा जाता है। फिलहाल ये बताएं। और ये जो सेल्स है, ये सारे सेल्स जो है ये परमानेंट सेल्स है जो कि परमानेंट टिश्यू बना रहा है। तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो है, यहाँ पर जो सेल्स हैं, जैसे कि ये वाला सेल हो गया, 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 ये सारे सेल्स, ये सारे मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं और सब मिलके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बना रहा है। यहाँ पर ये एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है।
इसके प्रॉपर्टीज को अगर समझना है तो हमें यह समझना होगा कि इसका काम क्या है। ये जो अपिकल मेरिस्टम है इसका काम क्या है? इसका काम है डिवाइड करना और ग्रो करना। बहुत फास्ट इस यहां पर सेल डिवीजन होता है, क्योंकि पूरा का पूरा पौधा या इस केस में ये जो रूट है, इस रूट के ग्रोथ में जो इंपॉर्टेंट रोल है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, वो रोल किसका है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का है। वही तो डिवाइड करेगा, क्योंकि परमानेंट टिश्यू तो डिवाइड नहीं कर सकता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिवाइड होना है, बहुत फास्ट डिवाइड होना है, तब जाके ये रूट बहुत फास्ट ग्रो कर सकेगा। सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा, रूट का एक छोटा सा हिस्सा, छोटा सा टिप, इसी में सारा का सारा सेल डिवीजन हो रहा है। तो आप सोचिए कितना फास्ट यहां पर सेल डिवीजन होना होगा। तो सेल डिवीजन इन सेल्स में बहुत फास्ट होता है। तो यहां से आप इसके प्रॉपर्टीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि पहली बात तो कि ये सारे सेल्स बहुत एक्टिव होते हैं। ऑब्वियसली बहुत फास्ट सेल डिवीजन होगा तो इसे हमेशा एक्टिव रहना होगा। और चूंकि यहां पर बहुत तेजी से सेल डिवीजन होता है, इसीलिए इसका साइटोप्लाज्म जो है, ये साइटोप्लाज्म बहुत ही डेंस होता है। साइटोप्लाज्म क्या है? एक सेल का जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर का हिस्सा, और वहां से न्यूक्लियस को हटा दे, ये न्यूक्लियस मान ले, इसको हटा दे, तो पूरा का पूरा हिस्सा जो है सेल ऑर्गेनल्स और साइटोजोल्स, जो यहां पर फ्लूइड जैसा है, यहां पर जेली जैसा पार्ट होता है, उसे साइटोजोल कहा जाता है। तो ये जो सेल ऑर्गेनल्स है और साइटोजोल मिला के बनता है साइटोप्लाज्म। चूंकि इसे डिवाइड होना है, डिवाइड होने के लिए, फास्ट डिवीजन के लिए इसे क्या चाहिए होगा? बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स चाहिए होगा, खासकर प्रोटीन चाहिए होगा, और खूब सारा एनर्जी चाहिए होगा। वो उसे मिलेगा कहां से? न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी, खासकर प्रोटीन और एनर्जी कहां से मिलता है? वो मिलेगा सेल ऑर्गेनल्स से और साइटोप्लाज्म से, साइटोजोल से मुझे कहना चाहिए। तो ओवरऑल साइटोप्लाज्म का डेंसिटी बहुत ज्यादा होना होगा, तब जाके काफी एक्टिव रहेगा सेल। अब जब साइटोप्लाज्म बहुत डेंस होगा तो वहां पर वैक्यूल कहां से आएगा? वैक्यूल बनता कैसे है? एक सेल को मान लीजिए बहुत तेजी से ग्रो करना है, एक सेल को बड़ा होना है बहुत तेजी से, तो उस समय ये सेल क्या करता है, खासकर प्लांट सेल क्या करता है? पानी भर लेता है, और पानी भर लेता है और इंटरनली ये बाहर की तरफ एक प्रेशर अप्लाई करता है और ये सेल ग्रो करता है। लेकिन इस केस में जहां पर कि साइटोप्लाज्म की जरूरत है और साइटोप्लाज्म बहुत डेंस है, तो फिर वैक्यूल होने का कोई मतलब नहीं बनता है। वैक्यूल बनता ही नहीं है। बहुत बहुत रेयर केस में थोड़ा बहुत कहीं पर वैक्यूल बन जाए तो वो अलग बात है, लेकिन नॉर्मली वैक्यूल नहीं होता है। और साथ ही साथ इसका जो सेल्यूलोज वॉल है, इसे आप सेल वॉल भी कह सकते हैं, क्योंकि सेल वॉल जो है ये सेल्यूलोज से बना हुआ होता है, इसीलिए इसे सेल्यूलोज वॉल भी कहा जाता है। सेल वॉल जो है, सेल वॉल को बहुत पतला होना होता है। ये पतला क्यों होता है? क्योंकि ये अगर थिक हो जाए, मोटा हो जाए, डेंस हो जाए, तो फिर सेल डिवीजन में मुश्किल होगी। तो इसका सेल्यूलोज वॉल या सेल वॉल जो है ये बहुत पतला होता है। और साथ ही साथ इसका न्यूक्लियस जो है, किसी भी सेल का न्यूक्लियस जो है, वो न्यूक्लियस बहुत प्रोमिनेंट होता है, क्योंकि ये एक्टिव सेल है ना, इसीलिए इसका न्यूक्लियस भी बहुत प्रोमिनेंट होता है। अब जैसा कि हम बात कर रहे थे कि ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो सेल्स होता है, ये सेल्स डिवाइड करता है और डिफरेंशिएटेड होता है, इवॉल्व करके डिफरेंशिएटेड होता है। जहां जैसी जरूरत है वहां उसका उस तरह का फॉर्म बन जाता है, फ्लावर बन जाता है, कहीं पर कहीं लीव्स बनता है, कहीं रूट्स बनता है। तो ये डिफरेंशिएटेड होता है, इवॉल्व होता है, फिर जाके परमानेंट टिश्यू बनता है। तो आज के इस वीडियो में हम प्लांट टिश्यूज के एक और टाइप पे बात करेंगे, जो कि है सिंपल परमानेंट टिश्यू। स्टैंडर्ड 9th के लिए बायोलॉजी का चैप्टर टिश्यूज का ये टॉपिक है। मान ले कि गुलाब का पौधा, इसके अगर पंखुड़ियों का माइक्रोस्कोपिक व्यू देखा जाए और अगर इसके पत्तों का माइक्रोस्कोपिक व्यू देखा जाए, तो आप ये पाएंगे कि ये दोनों अलग अलग तरह का तो काम करता ही है, साथ ही साथ इनका जो सेल्स है, सेल्स का स्ट्रक्चर भी अलग अलग है। लेकिन अगर पंखुड़ियों को आप देखें तो आप ये पाएंगे कि एक ही तरह का सेल्स एक जगह पे ग्रुप बनाया हुआ है, और पत्तों में भी एक ही तरह का सेल्स ग्रुप बनाया हुआ है। इससे पहले पिछले वीडियोस में हमने बात किया था कि इस तरह के ग्रुप्स को कहा जाता है टिश्यू। एक ही तरह का सेल्स जब ग्रुप बनाता है, सिमिलर स्ट्रक्चर का सेल, और जो कि एक साथ काम करता है एक पर्टिकुलर फंक्शन को अचीव करने के लिए, तो उस ग्रुप को, ग्रुप ऑफ सेल्स को टिश्यू कहा जाता है। अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट टिश्यू को ब्रॉडली दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है। फर्स्ट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू है जो कि अनडिफरेंशिएटेड सेल्स से बना हुआ है। अनडिफरेंशिएटेड सेल पे भी हमने लास्ट वीडियो पे बात किया था। ये उस तरह का सेल होता है जिसका कोई डेफिनेट फंक्शन अलॉटेड नहीं होता है, वो अब मैच्योर करने वाला है, आगे चल के वो मैच्योर करेगा और कोई एक परमानेंट शेप और साइज लेगा और परमानेंट फंक्शन को वो परफॉर्म करेगा। और ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ये जो सेल्स है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का सेल्स, वो डिवाइड कर सकता है और आगे चल के ये इवॉल्व होता है परमानेंट टिश्यू पे। ओके, सो ये आपको यहां पर फिगर में दिख रहा है मेरिस्टेमेटिक सेल्स का माइक्रोस्कोपिक व्यू। ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स मिलता कहां है? लास्ट वीडियो में हमने बात किया था कि एक पौधे का जो रूट है, रूट का जो टिप है, रूट टिप में जो कि ग्रो करता है रूट टिप में, और फिर स्टेम का जो टॉप होता है, स्टेम का जो टिप है, वहां पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मिलता है, जैसे कि एपिकल मेरिस्टेम कहा जाता है। और स्टेम जो है, स्टेम के आउटर रीजन में भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मिलता है, जिसे कि लैटरल मेरिस्टेम कहा जाता है। और जो नोड है, इन नोड्स के आसपास भी एक तरह का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दिखता है, जिसे कि कहा जाता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो ये तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो कि आगे चल के इवॉल्व करता है, डिवाइड करता है, ग्रो करता है, फिर इवॉल्व करता है, परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है। परमानेंट टिश्यू कैसा टिश्यू है? जो कि डिफरेंशिएटेड सेल्स से बना हुआ है, मतलब इसका जो फंक्शन है ये डिफाइंड हो चुका है, और ये जो सेल से बना हुआ होता है वो सेल डिवाइड नहीं कर पाता है। ये जो पेटल सेल्स है और ये जो लीव सेल्स है,
ये सारे डिवाइड नहीं कर सकता है और ये सारे डिफरेंशिएटेड सेल्स है। ये सब परमानेंट टिश्यू का एग्जांपल है। अब ये जो परमानेंट टिश्यू है, इस परमानेंट टिश्यू को भी दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है। एक को कहा जाता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरे को कहा जाता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या है? जो एक ही तरह के सेल से बना हुआ टिश्यू होता है उसे सिंपल परमानेंट टिश्यू कहा जाता है। लेकिन जब एक से ज्यादा तरह के टिश्यू मिलकर एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है तो फिर उस टिश्यू को कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहा जाता है। चलिए इनको समझते हैं, कहां पर ये मिलता है ये देखते हैं। अगर हम एक प्लांट के स्टेम को काट दे तो यहां पर ये जो क्रॉस सेक्शन हमें मिलता है उस क्रॉस सेक्शन को हमने यहां पर ड्रॉ किया है। ये वो क्रॉस सेक्शन है, ये वो वाला क्रॉस सेक्शन है। अब यहां पर अगर हम इसका एक छोटा सा हिस्सा को एनलार्ज करके देखें, यहां पर इस तरह से हम अगर एनलार्ज करके देखें तो यहां पर हमें बहुत जगह पे सिंपल परमानेंट टिश्यू और बहुत जगह पे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दिखेगा। जैसे कि इस जगह पे आप गौर करें, इस रीजन में हमें सिंपल परमानेंट टिश्यू दिखेगा, इस रीजन में भी हमें सिंपल परमानेंट टिश्यू दिखेगा और यहां पर भी सिंपल परमानेंट टिश्यू दिखेगा। ये जो है ये भी सिंपल परमानेंट टिश्यू का एग्जांपल है इस जगह पे। और यहां पर इस जगह पे ये एग्जांपल है जाइलम का। दिस इज जाइलम। जाइलम एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। जाइलम करता क्या है? रूट से पानी, वाटर और मिनरल्स को प्लांट के अलग अलग पार्ट में पहुंचाता है। यहां पर ये जो आपको दिख रहा है इस जगह पे, ये जो रीजन है इस जगह पे आपको फ्लोएम दिखेगा। फ्लोएम, फ्लोएम क्या करता है? प्लांट के लीव्स से जो न्यूट्रिशन है उसे प्लांट के हर एक पार्ट तक पहुंचाता है। ये जो जाइलम है और ये जो फ्लोएम है ये एग्जांपल है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का। वैसे यहां पर हमने बहुत जगह पे सिंपल परमानेंट टिश्यू भी देखा। अब वो जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है उसे भी कैटेगराइज किया जाता है अलग अलग टाइप में। तीन टाइप में इसे कैटेगराइज किया जाता है बेसिकली। पहले को कहा जाता है पैरेन्काइमा। यहां पर मैं आपको बता दूं, दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल। सो ये पैरेन्काइमा का एग्जांपल है। यहां पर पैरेन्काइमा आपको दिखेगा और यहां पर इस जगह पे पैरेन्काइमा दिखेगा। दूसरा टाइप है कोलेनकाइमा। यहां पर आपको कोलेनकाइमा दिखेगा। दिस इज कोलेनकाइमा। वैसे इनके बारे में डिटेल्स में हम लोग थोड़ी देर में बात कर रहे हैं। और तीसरा जो टाइप है वो है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा आपको यहां पर दिखेगा। दिस इज द थर्ड एग्जांपल। फिलहाल तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे जब हम इन टॉपिक्स को डिटेल्स में पढ़ेंगे उस समय आप इस फिगर के साथ मैच कर लीजिएगा। वैसे एनसीईआरटी में यह फिगर दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम शुरुआत करेंगे पैरेन्काइमा से, लेकिन उससे पहले दो चीजें हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। वो ये कि क्रॉस सेक्शन किसे कहा जाता है। दो सिलेंडर्स है यहां पर और ये जो है ये एक्सिस है, इसका नेचुरल एक्सिस है। इन सिलेंडर्स का नेचुरल एक्सिस है। नेचुरल एक्सिस मतलब सिलेंडर का टॉप में जो सर्कुलर पार्ट है और नीचे जो सर्कुलर पार्ट है उन दोनों सर्कल्स के सेंटर से पार होता हुआ एक स्ट्रेट लाइन, इसे इसका नेचुरल एक्सिस कहा जाता है। ये भी इसका नेचुरल एक्सिस है। अब अगर इन सिलेंडर्स को हम काटें, पहले सिलेंडर को अगर हम कुछ इस तरह से काटते हैं कि जो नेचुरल एक्सिस है उस नेचुरल एक्सिस पे परपेंडिकुलर प्लेन में अगर हम इस सिलेंडर को काटते हैं तो फिर यहां पर हमें जो क्रॉस सेक्शन मिलेगा, दिस क्रॉस सेक्शन, इस क्रॉस सेक्शन को कहा जाता है ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शन। और अगर हम इस सिलेंडर को कुछ ऐसे काटे कि जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलली हम जब इसे काटते हैं तो फिर यहां पर ये जो क्रॉस सेक्शन हमें मिलेगा, दिस क्रॉस सेक्शन, इस क्रॉस सेक्शन को कहा जाता है लॉन्गिट्यूडिनल क्रॉस सेक्शन। इस ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शन को इन शॉर्ट ट्रांसवर्स सेक्शन भी कहा जाता है और लॉन्गिट्यूडिनल क्रॉस सेक्शन को इन शॉर्ट लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन भी कहा जाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हम शुरुआत करेंगे किससे? हम शुरुआत करेंगे पैरेन्काइमा से। चलिए यहां पर पैरेन्काइमा का ट्रांसवर्स सेक्शन और ये पैरेन्काइमा का लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। ये जो पैरेन्काइमा है ये सबसे कॉमन सिंपल टिश्यू है, सबसे ज्यादा पाया जाता है। साथ ही साथ ये जो सेल्स है, जिन सेल्स से पैरेन्काइमा टिश्यू बना हुआ होता है वो रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड होता है, उतना ज्यादा स्पेशलाइज्ड नहीं होता है। दे हैव थिन सेल वॉल। अगर आप इस फिगर में देखें यहां पर तो आपको पतला सा सेल वॉल यहां पर दिखेगा, बहुत ही पतला सेल वॉल दिखेगा। दे आर लिविंग सेल्स। ये सारे सेल्स जो है ये लिविंग सेल्स होता है। आगे चल के जब आप कोलेनकाइमा पढ़ेंगे तब आप जानेंगे कि कोलेनकाइमा भी लिविंग सेल से बना हुआ है, लेकिन स्क्लेरेनकाइमा डेड सेल से बना हुआ होता है। ओके आगे बढ़ते हैं। दे आर यूजुअली लूजली अरेंज्ड। लूजली अरेंज्ड मतलब बहुत ही डेंसली पैक्ड नहीं होता है और लूजली अरेंज्ड होने के कारण ही सेल्स के बीच स्पेसेस रह जाता है, जिसे कि इंटरसेल्यूलर स्पेस कहा जाता है। आप यहां पर देखिए इंटरसेल्यूलर स्पेस दिखेगा, यहां पर इंटरसेल्यूलर स्पेस, यहां पर इंटरसेल्यूलर स्पेस दिखेगा। मतलब बहुत सारे सेल्स अगर लूजली पैक्ड होगा, बहुत डेंसली अगर पैक्ड ना हो तो बीच बीच में ये जो गैप है इसे इंटरसेल्यूलर स्पेस हम कहते हैं, जो कि पैरेन्काइमा टिश्यू में हमें दिखता है। दिस टिश्यू जनरली स्टोर्स फूड। क्या करता है? इसका फंक्शन क्या है? ये फूड, न्यूट्रिशन को स्टोर करता है। This tissue is found in the soft parts of the stem. Stem का जो soft part है, बिल्कुल बीच वाला पार्ट, ये अगर stem हुआ तो आपको इस तरह से दिख रहा होगा, जाइलम, फ्लोएम, ये सब पार्ट यहाँ पर ऐसे दिख रहा है। यहाँ पर आप पिछले फिगर को याद कीजिए, कुछ ऐसे जाइलम, फ्लोएम इस तरह से था। और ये जो बीच वाला हिस्सा है, हम बात कर रहे थे ना, ये जो बीच वाला हिस्सा है ये क्या है? ये
पैरेन्काइमा है। तो ये बीच वाला जो सॉफ्ट पार्ट होता है स्टेम का, ये इस सॉफ्ट पार्ट में पैरेन्काइमा पाया जाता है और साथ ही साथ लीव्स में पाया जाता है, फ्रूट्स के पल्प्स में, खासकर फ्रूट्स में पाया जाता है और फ्लावर्स में पाया जाता है। अब एक इंटरेस्टिंग बात, कभी कभी पैरेन्काइमा टिश्यू में क्लोरोप्लास्ट मिलता है। उस तरह के पैरेन्काइमा को क्लोरेन्काइमा कहा जाता है। जैसे कि लीव्स में, पत्तों में जो पैरेन्काइमा होता है, उन पैरेन्काइमा में क्लोरोप्लास्ट होता है, इसीलिए पत्ते हरे होते हैं और वहां पर फोटोसिंथेसिस होता है। इस तरह के पैरेन्काइमा को क्लोरेन्काइमा कहा जाता है। और जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, जो पानी में पाया जाता है प्लांट्स, उन प्लांट्स में लार्ज एयर कैविटीज होता है। यहाँ पर बीच बीच में देखे, जैसे यहाँ पर बीच बीच में देखे एयर कैविटीज हैं। तो इस तरह के पैरेन्काइमा में जहां पर की एयर कैविटीज होता है, उस तरह के पैरेन्काइमा को एरेन्काइमा कहा जाता है। और बीच में जो ये गैप होता है जिसमें कि हवा भरा हुआ होता है, या एयर कैविटी जो है बीच में, ये क्या करता है, ये बुओयेंसी प्रोवाइड करता है इस प्लांट को, जिसके कारण ये पानी में फ्लोट कर सकता है। तो ये तो हो गया पैरेन्काइमा। आगे बढ़ते हैं, चलिए कोलेन्काइमा पे। ये कोलेन्काइमा का ट्रांसफर सेक्शन और ये कोलेन्काइमा का लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। दे आर लिविंग सेल्स। कोलेन्काइमा टिश्यू जिन सेल्स से बना हुआ होता है वो सारे लिविंग सेल्स है। इससे पहले हमने ये बात कर लिया है। ये जो सेल्स है ये इरेगुलरली थिकन्ड हो जाता है एट द कॉर्नर्स। ये जो कॉर्नर्स है, इन कॉर्नर्स पे थिकनिंग होता है। किसके कारण थिकनिंग होता है? सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज और पेक्टिन जमा हो जाता है कॉर्नर्स पे, तो जिसके कारण कि कॉर्नर्स जो है थिकन्ड हो जाता है, चौड़ा हो जाता है। वेरी लिटिल इंटरसेल्युलर स्पेसेस आर फाउंड इन दिस टिश्यू। यहाँ पर बहुत कम इंटरसेल्युलर स्पेस मिलता है। पैरेन्काइमा में बहुत ज्यादा इंटरसेल्युलर स्पेस मिलता है। दिस टिश्यू, इसका फंक्शन क्या है? दिस टिश्यू गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी। कैसे फ्लेक्सिबिलिटी देता है, चलिए अभी समझ में आ जाएगा। इट अलाउज बेंडिंग ऑफ स्टेम, टेंड्रिल्स एटसेट्रा ऑफ प्लांट्स लाइक क्लाइंबर्स। आप पूछेंगे क्लाइंबर्स क्या है? जैसे कि लौकी हो गया, कद्दू हो गया, इस तरह के जो पेड़ हैं जो कि क्लाइंब करता है, अगर इसे सपोर्ट मिले तो ये ऊपर की तरफ क्लाइंब करता है, इन सबको क्लाइंबर्स कहा जाता है। तो इन क्लाइंबर्स का जो स्टेम होता है ये बहुत लचीला होता है। कभी अगर आपको मौका मिले तो आप छू के देखिएगा, इनका जो स्टेम्स है बहुत लचीला होता है। ये लचीलापन किसके कारण आता है? ये कोलेन्काइमा के कारण आता है। और ये टेंड्रिल्स क्या है? उस तरह का पेड़ जो क्लाइंबर्स है, उसके आगे के हिस्से में आप देखिएगा इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा इस तरह का एक स्ट्रक्चर मिलता है जिसे कि टेंड्रिल्स कहा जाता है। ये भी बहुत लचीला होता है। क्यों होता है? कोलेन्काइमा के कारण होता है। दिस टिश्यू इज ऑल्सो फाउंड इन पेटियोल एंड मिडरिब ऑफ लीव्स। डाइकॉट्स के लीव्स में मिलता है, मोनोकॉट्स के लीव्स में नहीं मिलता है। यहां पर आपके मन में सवाल आएगा कुछ कि ये पेटियोल क्या है, मिडरिब क्या है और डाइकॉट्स क्या है। चलिए देखते हैं। एक पत्ता, वो ब्रांच के साथ जिस पार्ट से जुड़ा हुआ है इसे कहा जाता है पेटियोल। दिस इज पेटियोल। और ये जो पत्ते का बीच वाला हिस्सा है जो वेन है, इसे कहा जाता है मिडरिब। सो दिस इज मिडरिब। सो पेटियोल और मिडरिब में, पत्ते के पेटियोल और मिडरिब में कोलेन्काइमा मिलता है जो कि इसे फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। ना, ये डाइकॉट्स क्या है? फ्लावरिंग प्लांट्स को दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है। एक को कहा जाता है मोनोकॉट और दूसरे को कहा जाता है डाइकॉट। कैसे समझेंगे कौन मोनोकॉट है और कौन डाइकॉट है? बीज, जो बीज है उस बीज के स्ट्रक्चर से आप समझेंगे कि कौन मोनोकॉट है और कौन डाइकॉट है। फॉर एग्जांपल, अगर हम मटर के दाने को लेते हैं, मटर का दाना मतलब बीज हो गया, ये सीड हो गया, इसमें आप क्लियरली दो डिस्टिंक्ट हिस्सा पाएंगे। तो इस तरह का जो बीज है, जिस पेड़ का ये बीज है, उस पेड़ को डाइकॉट कहा जाता है। और जिस पेड़ के बीज में दो हिस्सा नहीं पाया जाता है, वो सिंगल एक ही पार्ट होता है, उसे मोनोकॉट कहा जाता है। सो डाइकॉट्स के लीव्स के पेटियोल और मिडरिब में मिलता है कोलेन्काइमा। चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट स्क्लेरेन्काइमा। ये स्क्लेरेन्काइमा का ट्रांसवर्स सेक्शन है और ये स्क्लेरेन्काइमा का लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है। सबसे पहली बात तो ये कि स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू डेड सेल से बना हुआ होता है, जबकि पैरेन्काइमा और कोलेन्काइमा लिविंग सेल से बना हुआ होता है। सेल्स आर लॉन्ग एंड नैरो। आपको वो यहां पर दिख रहा है, बड़ा लंबा होता है और ये नैरो होता है। इट मेक्स द प्लांट पार्ट्स हार्ड। जहां पर स्क्लेरेन्काइमा होता है वो पार्ट बहुत ही हार्ड होता है एंड स्टिफ भी होता है। एंड इट प्रोवाइड्स, दिस टिश्यू प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू द प्लांट, या प्लांट का जो पार्ट है उसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। जैसे कि कोकोनट का जो बाहरी खोल होता है, नारियल का बाहरी खोल जो होता है, ये बाहरी खोल बहुत हार्ड होता है। किस लिए हार्ड होता है? क्योंकि यहां पर स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू होता है। ये स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू जो है, उसका जो सेल्स है, उस सेल का जो वॉल है वो बहुत ही मोटा हो जाता है। किसके कारण मोटा हो जाता है? लिग्निन के डिपोजिशन के कारण वो मोटा होता है। जबकि कोलेन्काइमा के केस में हमने क्या देखा था, वहां भी डिपोजिशन होता है, सेल वॉल के कॉर्नर्स में डिपोजिशन होता है, लेकिन वहां किसका डिपोजिशन होता है? सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज, पेक्टिन का डिपोजिशन होता है। लेकिन यहां पर स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू के केस में सेल वॉल में लिग्निन का डिपोजिशन होता है, इसलिए ये बहुत हार्ड होता है। और नॉर्मली वॉल्स इतना थिक हो जाता है, सेल वॉल इतना थिक हो जाता है कि बीच में इंटरनल स्पेस, दैट मीन इस सेल के बीच में कोई भी एनफ स्पेस नहीं बचता है। स्पेस रहे ना रहे क्या फर्क पड़ता है, ये तो डेड सेल है, स्पेस ना रहे तो और बेहतर है।
दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्टेम्स अराउंड द वैस्क्यूलर बंडल्स। इससे पहले हमने जो फिगर देखा था, जो स्टेम को काट के हमने उसका क्रॉस सेक्शन देखा था, वहां पर हमने देखा था जो वैस्क्यूलर बंडल्स है, दैट मीन फ्लोएम और जाइलम, उसके साथ लगभग सटा हुआ हमें स्क्लेरेन्काइमा दिखा था। तो वही यहां पर लिखा हुआ है, दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्टेम्स अराउंड वैस्क्यूलर बंडल्स इन द वेन्स ऑफ लीव्स एंड इन द हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स। जो लीव्स का वेन्स होता है उसके चारों तरफ भी स्क्लेरेन्काइमा मौजूद होता है, और जो हार्ड कवरिंग होता है सीड्स का और नट्स का, वहां भी स्क्लेरेन्काइमा मौजूद होता है। अब वापस से एक बार स्टेम वाले फिगर में जाते हैं। तो हमने इस क्रॉस सेक्शन में क्या देखा था कि ये वाला जो पार्ट है यहां पर क्या है, इसी को पिथ कहा जाता है या फिर ग्राउंड टिश्यू कहा जाता है स्टेम का। यहां पर पैरेन्काइमा पाया जाता है। आप अगर इस स्ट्रक्चर को देखें तो आप यहां पर समझ सकते हैं कि ये जो टिश्यू है ये पैरेन्काइमा टिश्यू है। देखिए इंटरसेल्युलर स्पेसेस भी है यहां पर, और पतला सा यहां पर सेल वॉल है। पैरेन्काइमा आपको इस जगह पे भी दिखता है, यहां पर ये भी टिश्यू जो है ये पैरेन्काइमा टिश्यू है। लेकिन ये वाला जो हिस्सा है ये कोलेन्काइमा है। थोड़ा बाहरी हिस्सा जो है ये कोलेन्काइमा है। ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है इस स्टेम को। ये वाला हिस्सा जो है ये कोलेन्काइमा है, ये कोलेन्काइमा। जैसे कि हमने बात किया था जो वैस्क्यूलर बंडल है, दैट मीन फ्लोएम है, फ्लोएम यहां पर है और ये जाइलम है। ये सारे जो आपको गोल गोल दिख रहा है ये जाइलम है। तो ये जो वैस्क्यूलर बंडल है, इस बंडल के अराउंड इस जगह पे स्क्लेरेन्काइमा मिलता है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू के 3 टाइप्स पे बात किया। फिर आगे हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पे बात करेंगे। हमारे शरीर में इंटरनल ऑर्गन्स और सॉफ्ट टिश्यूज को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बचाने के लिए हमारे शरीर में होता है स्किन, त्वचा, चमड़ी। उसी तरह से प्लांट्स के बॉडी में भी इसके आउटर सरफेस में एक लेयर होता है जो कि इसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बचाता है। उस लेयर को कहा जाता है एपिडर्मिस। चलिए पत्तों में जो एपिडर्मिस है उसका माइक्रोस्कोपिक व्यू देखते हैं। यह है एपिडर्मिस। इसके प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। सबसे पहले तो अगर छोटे प्लांट्स की बात किया जाए तो उसके पूरा का पूरा सरफेस में, पूरा का पूरा बॉडी के सरफेस में, स्टेम हो गया, ब्रांचेस हो गया, लीव्स हो गया, पूरा का पूरा बॉडी में एपिडर्मिस होता है। उसके आउटर कवरिंग में एपिडर्मिस होता है। द एपिडर्मिस इज यूजुअली मेड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। लेकिन यहां पर ध्यान दें, यूजुअली कहा गया है। यूजुअली, साधारणतः, नॉर्मली सिंगल लेयर ऑफ सेल से एपिडर्मिस बना हुआ होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा ही यह होगा, किसी किसी केस में मल्टी लेयर एपिडर्मिस भी दिखता है। नेक्स्ट, मोस्ट एपिडर्मल सेल्स आर रिलेटिवली फ्लैट। बहुत ही फ्लैट पतला सा सेल्स होता है ये। अब इसका फंक्शन देखिए, ये करता क्या है? इट गिव्स प्रोटेक्शन। ये प्रोटेक्ट करता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, जैसे कि हमने बात किया था। इट गिव्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर लॉस, ताकि पेड़ के बॉडी से वाटर लूज ना कर जाए, बाहर ना निकल जाए, क्योंकि पानी, वाटर जो है इसके लिए बहुत ही क्रूशियल है। तो ये वाटर लूज ना कर दे ये, इसीलिए इसके आउटर सरफेस में एपिडर्मिस होता है। तो एपिडर्मिस इसे प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट वाटर लॉस। मैकेनिकल इंजुरी से भी इसे प्रोटेक्ट करता है, और पैरासाइटिक फंगाई जो है उसके इन्वेजन से भी, उसके अटैक से भी इसे प्रोटेक्ट करता है। तो ये इसका बेसिक फंक्शन हो गया। सेल्स ऑफ एपिडर्मल टिश्यू फॉर्म अ कंटिन्यूअस लेयर विदाउट इंटरसेल्युलर स्पेसेस। अभी यहां पर इस फिगर में देखिए, ये एक सेल है, ये एक एपिडर्मल सेल है, और ये भी एक एपिडर्मल सेल है। तो दो नेबरिंग एपिडर्मल सेल्स के बीच देखें, यहां पर किसी भी तरह का इंटरसेल्युलर स्पेस यहां पर नहीं है, बिल्कुल एब्सेंट है इंटरसेल्युलर स्पेस। साथ ही साथ एपिडर्मल सेल्स ऑन द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। एरियल पार्ट मतलब जो मिट्टी से ऊपर है, दैट मीन ब्रांचेस, स्टेम, पत्ते, ये सारे, रूट नहीं। रूट को एरियल पार्ट नहीं कहा जाता प्लांट का। सो एपिडर्मल सेल्स on the aerial part of the plant often secrete a waxy water resistant chemical, जिसे कि क्यूटिन कहा जाता है। तो ये क्यूटिन को सिक्रेट करता है। क्यूटिन करता क्या है? ये वाटर रेजिस्टेंट है। तो इस क्यूटिन के कारण पानी और बाहरी चीजें इस पेड़ के अंदर, इस पौधे के अंदर नहीं जा पाता है। तो एपिडर्मिस इस प्लांट को प्रोटेक्ट तो करता ही है, साथ ही साथ ये क्यूटिन भी सिक्रेट करता है, जिसके कारण ये और ज्यादा वाटर रेजिस्टेंट हो जाता है। अब अगर आप एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं तो हो सकता है ये कंफ्यूजन आपके मन में आए, क्योंकि जिस तरह से एनसीईआरटी में लिखा गया है, जिस तरह से पोर्ट्रे किया गया है, तो आपको लग सकता है क्यूटिन सिर्फ डेजर्ट में पाया जाने वाला प्लांट, दैट मीन रेगिस्तान में पाया जाने वाला जो पौधा है, पेड़ है, उसी में मिलता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। क्यूटिन बहुत बहुत सारे पेड़ पौधों में मिलता है। सो ये क्यूटिन वाटर रेजिस्टेंट है और पानी को अंदर जाने से, बाहर से अंदर जाने से ये रोकता है। और क्यूटिन और एपिडर्मिस का यही प्रॉपर्टी है जिसके कारण जब पत्तों में पानी गिरता है तो वो स्फेरिकल शेप ले लेता है, क्योंकि ये जो पत्ता है ये हाइड्रोफोबिक है, वाटर रेजिस्टेंट है। तो वाटर अपने सरफेस टेंशन के कारण इस तरह का स्फेरिकल शेप ले लेता है। आपको पता है सरफेस टेंशन क्या है? क्या आप 11th का वीडियो झेल सकते हैं? देन यू विल हैव दैट वीडियो इन सजेस्टेड वीडियोस। यहां पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं।
ओके, आगे बढ़ते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पे कि हमने बात किया उस पॉइंट को देखते हैं कि सेल्स ऑफ एपिडर्मल टिश्यू फॉर्म अ कंटीन्यूअस लेयर विदाउट इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। कोई स्पेस नहीं है बीच में, कोई गैप नहीं है। अगर ऐसी बात है तो फिर प्लांट्स गैसेस का एक्सचेंज एनवायरनमेंट के साथ कैसे करता है? इसे कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करना है और इसे ऑक्सीजन बाहर भेजना होता है, और साथ ही साथ ये ट्रांसपायर भी करता है। ट्रांसपायर मतलब वाटर वेपर को छोड़ देना, दिस इज ट्रांसपीरेशन। तो ये जो प्रोसेसेस है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ट्रांसपीरेशन, ये करता कैसे है? क्योंकि एपिडर्मल टिश्यू जो कि इसके आउटर मोस्ट लेयर है, उसमें तो कोई भी गैप नहीं है, कोई भी इंटरसेल्यूलर स्पेसेस नहीं है, तो करेगा कैसे ये काम? इसके लिए इसके पास एक बेहतरीन सिस्टम होता है। यहां पर आप गौर करें, इस जगह पे आप गौर करें, यहां पर आपको पोर्स जैसा दिख रहा है। इन पोर्स को स्टोमेटा कहा जाता है। स्मॉल पोर्स, एपिडर्मिस में स्मॉल पोर्स रहता है, लीव्स में खासकर पत्तों में, जो कि नेसेसरी होता है फॉर एक्सचेंजिंग गैसेस विद एटमॉस्फेयर एंड ट्रांसपिरेशन। इन पोर्स को स्टोमाटा कहा जाता है। वैसे स्टोमाटा इज अ प्लूरल फॉर्म, और इसका सिंगुलर फॉर्म जो है ये होता है स्टोमा फॉर सिंगुलर और प्लूरल में स्टोमाटा। अब ये कैसे एक्सचेंज करता है गैसेस का और वाटर वेपर को कैसे छोड़ता है? ये जो स्टोमाटा है, आपको यहां पर उसका फंक्शन दिख रहा है, वर्किंग दिख रहा है। ये स्टोमाटा जब इसे जरूरत पड़ता है, जब गैसेस का एक्सचेंज करना होता है, जब वाटर वेपर को छोड़ना होता है, उस समय ये स्टोमाटा ओपन हो जाता है, खुल जाता है, और जब जरूरत नहीं होता है तो ये बंद हो जाता है। ये खुलता और बंद कैसे होता है? इसके पास दो सेल्स होता है, ये एक सेल, ये दूसरा सेल। इन दो सेल्स से स्टोमाटा का काम फंक्शन पूरा होता है। इन दो सेल्स को गार्ड सेल्स कहा जाता है। स्टोमाटा आर एनक्लोज्ड बाय टू किडनी शेप्ड सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल्स। तो ये गार्ड सेल्स है। यहां पर देखिए, ये एक गार्ड सेल है, ये दूसरा गार्ड सेल है, ये एक गार्ड सेल है, ये दूसरा है, यहां पर ये एक, ये दूसरा। तो गार्ड सेल की मदद से स्टोमाटा खुलता और बंद होता है, जिससे कि ये गैसेस का एक्सचेंज करता है एनवायरनमेंट के साथ, और साथ ही साथ ट्रांसपायर भी करता है। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे कि जो प्लांट डेजर्ट में रहता है या ड्राई हैबिटेट्स में रहता है, उसके लिए पानी का कंजम्पशन और पानी का यूटिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वाटर लॉस वो झेल नहीं सकता बिल्कुल, क्योंकि पानी यहां बहुत स्कैर्सिटी में होता है, बहुत कम होता है। तो जितना पानी इसके अंदर रहता है, पूरा का पूरा इसे स्टोर करना होता है, उसे प्रोटेक्ट करना होता है, पानी का लॉस से उसे बचना होता है। तो ये वो कैसे करता है? जो डेजर्ट में प्लांट्स होता है, इन प्लांट्स का जो एपिडर्मिस होता है, वो एपिडर्मिस बहुत थिक होता है, मोटा होता है, और साथ ही साथ उसमें थिक कोटिंग ऑफ क्यूटीन होता है। क्यूटीन का एक मोटा सा कोटिंग होता है। हमने क्या देखा कि क्यूटीन क्या है? क्यूटीन एक वाटर रेजिस्टेंट केमिकल है। दिस इज अ वाटर रेजिस्टेंट केमिकल। सो प्लांट से पानी को बाहर जाने से ये क्यूटीन भी रोकता है, और साथ ही साथ एपिडर्मिस भी बहुत मोटा होता है, जो उसे प्रोटेक्ट करता है वाटर को बाहर जाने से। नेक्स्ट, एपिडर्मिस जो है ये रूट्स में भी मिलता है। एपिडर्मिस सिर्फ एरियल पार्ट में ही नहीं बल्कि रूट्स में भी मिलता है। रूट का फंक्शन क्या है? रूट का फंक्शन है वाटर अब्सॉर्प्शन। ये पानी को अब्सॉर्ब करता है, ये पानी को ग्राउंड से अब्सॉर्ब करता है और बाकी पार्ट्स में, प्लांट के बाकी पार्ट में भेजता है। तो ज्यादा से ज्यादा पानी अब्सॉर्ब कर पाए, इसके लिए रूट में जो एपिडर्मल सेल्स होता है, कॉमनली उसके पास लॉन्ग हेयर लाइक पार्ट होता है, जो कि रूट का सरफेस एरिया को बढ़ाता है, टोटल अब्सॉर्प्टिव सरफेस एरिया को, और जिसके कारण ये ज्यादा से ज्यादा पानी अब्सॉर्ब कर सकता है। इस फिगर में आपको वो दिख रहा है। यहां पर देखें, हेयर लाइक पार्ट्स जो है, यहां पर हेयर लाइक जो पार्ट्स है, इसी के बारे में यहां पर कहा गया कि एपिडर्मल सेल्स ऑफ रूट्स कॉमनली बियर लॉन्ग हेयर लाइक पार्ट्स दैट इंक्रीज द टोटल अब्सॉर्प्टिव सरफेस एरिया। ज्यादा सरफेस एरिया होगा तो ज्यादा पानी ये अब्सॉर्ब कर पाएगा। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगर आप एक यंग प्लांट को देखें तो आप उसके स्टेम में, उसके ब्रांचेस में आप पाएंगे कि लिविंग सेल्स हैं। क्यों आपको ऐसा दिखेगा कि आउटर सरफेस में लिविंग सेल है? क्योंकि वहां पर एपिडर्मिस होता है। लेकिन यही प्लांट जब बहुत बड़ा हो जाता है, उस समय अगर आप इसके स्टेम को देखें तो स्टेम के बाहरी हिस्से में आपको डेड सेल दिखेगा, कॉर्क दिखेगा, जो कि डेड सेल है, मरा हुआ मरियल सा सेल। आप थोड़ा सा अगर उखाड़ दे स्टेम के आउटर सरफेस को तो आपको मरा हुआ सेल्स मिलेगा। क्या होता है एपिडर्मिस का? क्या होता है जब प्लांट ग्रो करता है? जब प्लांट ग्रो करता है उस समय कॉर्टेक्स में सेकेंडरी मेरिस्टम जो होता है, जो एक तरह का मेरिस्टेमेटिक सेल जो होता है। मेरिस्टेमेटिक सेल क्या है? मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड कर सकता है और इवॉल्व करके परमानेंट टिश्यू बन सकता है। तो ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो कि कॉर्टेक्स में होता है, वो कॉर्क बनाता है। नाउ आप पूछ सकते हैं ये कॉर्टेक्स क्या है? तो चलिए, एक स्टेम का ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शनल एरिया हम देख रहे हैं यहां पर। नंबर 1 जो है ये है ग्राउंड टिश्यू, जिसे कि पिथ भी कहा जाता है, जो कि पैरेन्काइमा टिश्यू है। नंबर 2 और नंबर 3 जो है ये जाइलम है। नंबर 2 इज प्रोटोजाइलम और नंबर 3 इज जाइलम। जाइलम क्या करता है? जाइलम एक वैस्क्यूलर टिश्यू है, मतलब कि पाइप जैसा स्ट्रक्चर है। रूट से पानी और मिनरल्स को ये प्लांट के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाता है। नंबर 4 जो है ये है फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है? प्लांट के पत्तों में जो फूड बनता है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, उस फूड को प्लांट के अलग अलग हिस्से तक पहुंचाता है। ये भी एक तरह का वैस्क्यूलर टिश्यू है। नंबर 5 इज स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू।
और नंबर 7 इज एपिडर्मिस। अभी तक इसका एपिडर्मिस गायब नहीं हुआ है, सो नंबर 7 इज एपिडर्मिस। ये जो नंबर 6 है, ये जो लेयर है, ये वाला जो लेयर है, यही लेयर है कॉर्टेक्स। इस कॉर्टेक्स में होता है एक तरह का मेरिस्टेमेटिक सेल जो कि इवॉल्व करता है, जो कि डिवीजन होता है जिसका, और फिर आगे चल के इवॉल्व करता है, और इवॉल्व करके वो कॉर्क बनाता है। कॉर्क का सेल कैसा होता है? कॉर्क का सेल डेड होता है और कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होता है विदाउट इंटरसेल्युलर स्पेसेस। चलिए कॉर्क का एक स्लाइस का माइक्रोस्कोपिक व्यू देखते हैं। तो ये कॉर्क का एक स्लाइस का माइक्रोस्कोपिक व्यू है। आप देखिए यहां पर सेल्स कितने कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है। सेल्स के बीच यहां पर देखिए एक सेल है और उसके नेबरिंग सेल्स को देखिए यहां पर, तो जो बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं है, थोड़ा भी इंटरसेल्युलर स्पेस आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसे स्टेम के थ्रू और ब्रांचेस के थ्रू वाटर लॉस को भी रोकना है। इसके पास एपिडर्मिस नहीं है, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होना चाहिए ताकि वाटर लॉस ना हो। साथ ही साथ कॉर्क में सुबेरिन नाम का एक केमिकल होता है जो कि वाटर रेजिस्टेंट होता है, जो कि इसे इम्पर्वियस बनाता है टू गैसेस एंड वाटर। तो ये तो था एपिडर्मिस और उसका फंक्शन। अब अगले वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू, प्लांट के कॉम्प्लेक्स टिश्यू पे बात करेंगे, जिस वीडियो का लिंक आपको यहां पर स्क्रीन पे मिल जाएगा। और जाते जाते मैं आपको बता दूं कि स्टैंडर्ड 9th के लिए बायोलॉजी का चैप्टर टिश्यूज के सारे वीडियोस का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आई होप कि अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय। एक पौधा, आपको पता है कि ये अपना खाना फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से खुद ही बनाता है। इसके लिए इसको चाहिए क्या होता है? ये एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है, मिट्टी से पानी और उसके साथ घुला हुआ डिसॉल्व्ड मिनरल्स जो है उसे एब्जॉर्ब करता है, और सनलाइट के एनर्जी को ट्रैप करके ये अपना खाना जो कि है ग्लूकोज, इसे बनाता है, और फिर इसी प्रोसेस में ये ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में छोड़ देता है। तो आज के इस वीडियो के कॉन्टेक्स्ट में 2 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि फोटोसिंथेसिस जो कि पत्तों में, मेनली पत्तों में होता है, जहां पर पानी की जरूरत है और पानी को पौधा एब्जॉर्ब करता है जमीन से, तो वो पानी जमीन से रूट से एब्जॉर्ब होके किस मीडियम से पत्तों तक पहुंचता है। और दूसरा, ये जो खाना जो कि पत्तों में बनता है, ग्लूकोज जो पत्तों में बनता है, वो ग्लूकोज इस प्लांट के हर एक बॉडी पार्ट तक कैसे पहुंचता है। तो इसके लिए हम एक छोटा सा हिस्सा यहां से उसे जूम करके देखते हैं। यहां पर एक स्टेम दिख रहा है हमें, इसे अगर हम काट दें, यहां से अगर काट दें, तो हमें जो ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शन दिखेगा वो क्रॉस सेक्शन कुछ हमें ऐसा दिखेगा। यहां पर इस छोटे से हिस्से को चलिए जूम करके देखते हैं। तो एक छोटा सा हिस्सा हमने यहां पर जूम कर लिया, तो यहां पर आपको गोल गोल इस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये पाइप जैसा स्ट्रक्चर है और इसे कहा जाता है जाइलम। इसी के थ्रू पानी और घुला हुआ मिनरल्स रूट से पत्तों तक पहुंचता है। इसका अगर आप एक्सटेंशन देखें, पत्तों में एक्सटेंशन देखें, तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। एक पत्ता को अगर हम जूम करके देखें तो हमें इस तरह का इसका मिडरिप दिख रहा है और ऐसे बहुत सारे वेन्स दिख रहे हैं। तो ये जो बहुत सारे वेन्स हैं, यहीं पर जाइलम है। तो पत्तों के हर एक पार्ट तक जाइलम के थ्रू पानी पहुंचता है। अब यहां पर आपको और एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, छोटा छोटा, पतला पतला, जाइलम से ज्यादा पतला, यहां पर पतला पतला आपको यहां पर पाइप से दिखेगा। इन्हें कहा जाता है फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है? पत्ते से फूड को, दैट मीन ग्लूकोज को, इस प्लांट के बाकी हिस्से तक पहुंचाता है। इस पत्ते के जूम्ड इस इमेज में आपको ये जो वेन्स दिख रहे हैं, इसमें फ्लोएम भी है। जाइलम और फ्लोएम को कॉम्प्लेक्स टिश्यूज कहा जाता है क्योंकि ये जाइलम और फ्लोएम जो है एक से ज्यादा तरह के सेल से बना हुआ है। जाइलम भी अलग अलग तरह के सेल से बना हुआ है, फ्लोएम भी अलग अलग तरह के सेल से बना हुआ है। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू का डेफिनेशन ही यही है कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू उस तरह का प्लांट टिश्यू है जिसमें कि एक से ज्यादा तरह का सेल होता है और सब मिलके एक यूनिट की तरह काम करता है। तो चलिए एक एक करके इन दोनों को डिटेल्स में समझते हैं। सबसे पहले जाइलम, ये एक छोटा सा हिस्सा, यहां से मान ले एक छोटा सा हिस्सा हम यहां से देख रहे हैं, वो हिस्सा जो मैंने वहां पर ड्रॉ किया वो हिस्सा ये वाला है, ठीक है। तो हमें यहां पर पाइप जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर ये जिसे कि कहा जाता है ट्रैकेड, और दूसरा पाइप जैसा हिस्सा ये जिसे कि कहा जाता है जाइलम वेसल। ट्रैकेड और जाइलम वेसल यही पानी को और घुला हुआ मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। जो फ्लूइड जाइलम के अंदर होता है, जो फ्लूइड यहां से फ्लो करता है, इस फ्लूइड को कहा जाता है जाइलम सैप। और इस ट्रैकेड और जाइलम वेसल के बीच यहां पर होता है एक टिश्यू जिसे कि जाइलम फाइबर कहा जाता है। ये जाइलम फाइबर जो है ये एक स्क्लेरेंकाइमा सेल है, मतलब ये डेड सेल है और साथ ही साथ इसमें लिग्निन डिपोजिशन है जिसके कारण ये बहुत हार्ड है। और बहुत हार्ड होने के कारण ये इस टिश्यू को, दैट मीन जाइलम टिश्यू को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अब यहां पर देखिए आपको एक तरह का सेल दिख रहा है, ये है जाइलम पैरेन्काइमा। तो ये पैरेन्काइमा सेल है और हमें पता है कि पैरेन्काइमा सेल क्या करता है, ये फूड को स्टोर करता है। तो जाइलम पैरेन्काइमा स्टोर्स फूड। अब यहां पर इन 4 पार्ट्स में से, जाइलम का ये जो 4 पार्ट है, इन 4 पार्ट्स में से एक कंपोनेंट जो है ये लिविंग सेल है और बाकी सब डेड सेल्स है। क्या आप यहां अंदाजा लगा सकते हैं कि इनमें से कौन सा लिविंग है और कौन सा डेड सेल है? वैसे इससे पहले आपने जो वीडियोस देखा है इस चैप्टर का, वहां से आपको एक अंदाजा होना चाहिए।
सोचिए, वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए। वेल, इससे पहले जब हम सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ रहे थे उस समय हमने ये देखा था कि पैरेन्काइमा टिश्यू जो होता है ये लिविंग सेल से बना हुआ होता है। तो ऑब्वियसली ये जाइलम पैरेन्काइमा जो है ये लिविंग होगा, ये लिविंग सेल से बना हुआ होगा। और बाकी तीन जो है ट्रैकेड, जाइलम वेसल और जाइलम फाइबर, ये सारे डेड सेल्स हैं। ऑब्वियसली जाइलम फाइबर चूंकि स्क्लेरेन्काइमा से बना हुआ है तो ऑब्वियसली इसे डेड सेल होना ही है, क्योंकि इससे पहले हमने पढ़ा था कि स्क्लेरेन्काइमा डेड टिश्यू होता है। वेल, अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं फ्लोएम की तरफ। यह है फ्लोएम का एक फिगर। यहां पर भी आपको पाइप जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा। जैसे जाइलम में दो पाइप जैसा स्ट्रक्चर था, एक ट्रैकेड और दूसरा जाइलम वेसल, यहां पर एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर है। इस पाइप जैसे स्ट्रक्चर को कहा जाता है सीव ट्यूब। यह भी एक सीव ट्यूब है, यह भी एक सीव ट्यूब है। सीव ट्यूब्स आर ट्यूबुलर सेल्स विद परफोरेटेड वॉल्स। ये जो आपको इसका एक वॉल दिख रहा है ये परफोरेटेड मतलब जिसमें छेद है, परफोरेटेड वॉल है, और इसे सीव प्लेट कहा जाता है। सो दिस इज सीव प्लेट। वैसे ये जो सीव प्लेट है ये सीव ट्यूब का ही पार्ट है। अब दूसरा आप देखिए, यहां पर एक सेल है। इस सेल को कंपेनियन सेल कहा जाता है। और कंपेनियन सेल के साथ सटा हुआ देखिए यहां पर येलो कलर से, ये जो है ये है फ्लोएम फाइबर, जो कि स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू है और जिसमें कि लिग्निन का डिपोजिशन है, जो कि नॉर्मली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है इस टिश्यू को, फ्लोएम टिश्यू को। अब यहां पर आप देखिए ये जो सेल्स है, ये सारे सेल्स, ये सेल्स जो है ये पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा है। ऑब्वियसली ये फूड को स्टोर करता है। तो बेसिकली फ्लोएम का अगर आप देखें कितना पार्ट है तो यहां पर 4 पार्ट्स हमें दिख रहा है, 1, 2, 3 और 4। वैसे हम बात कर रहे हैं जो पेड़ हमारे आसपास सबसे ज्यादा दिखता है, जो कि है एंजियोस्पर्म, जिसका बीज फूल के अंदर होता है और वो फूल आगे चल के फल में, दैट मीन फ्रूट में कन्वर्ट होता है। लेकिन बाकी तरह के पेड़ जो है, जैसे कि जिम्नोस्पर्म, जिसमें कि जो बीज है वो फूल में नहीं बनता है, उस तरह का पेड़ जैसे कि पाइन ट्री हो गया, उस तरह के पेड़ में सीव ट्यूब के बदले होता है सीव सेल। इसीलिए आपको एनसीईआरटी में सीव सेल, नए एनसीईआरटी में सीव सेल का भी डिस्क्रिप्शन मिलेगा। तो वैसे देखा जाए तो 4 पार्ट्स ही होता है, सीव ट्यूब या सीव सेल, फिर कंपेनियन सेल, फिर फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा। अब इन 4 में से एक कंपोनेंट डेड सेल है और बाकी लिविंग सेल्स है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनमें से कौन डेड है? कोशिश कीजिए। ओके, तो जैसे कि हम बात कर रहे थे, ये जो फ्लोएम फाइबर है ये स्क्लेरेन्काइमा सेल है और हमें पता है स्क्लेरेन्काइमा सेल डेड सेल होता है। तो यहां पर फ्लोएम फाइबर जो है ये डेड सेल है और बाकी जो सेल्स है ये लिविंग सेल्स है। तो बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।